हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले हम इस बात पर ध्यान दें दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, और हम ये समझ सकते हैं कि कार्बन में ही सबसे ज्यादा कंपाउंड्स को फॉर्म करने की प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है। तो इसके लिए हम कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। कार्बन में सबसे पहला यूनिक फीचर जो होता है वो है कैटेनेशन। तो बच्चों, कैटेनेशन क्या चीज है? कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब अपने ही जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, जो कार्बन में बहुत ज्यादा है। सेकेंड, इसका टेट्रावेलेंसी। हम जानते हैं कार्बन अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाता है। उन बॉन्ड की नेचर में सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, पाई बॉन्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दोनों प्रकार के कंपाउंड्स को बना सकता है। इसके बाद आता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो कार्बन का जो ग्रुप है वो ग्रुप है बच्चों 14th ग्रुप। तो अपने 14th ग्रुप के अंदर कार्बन का जो साइज है वो सबसे स्मॉल है। जितना स्मॉलर साइज होगा उतना जो बॉन्ड्स बनाएगा कार्बन कार्बन, उनकी जो स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, वो काफी ज्यादा होगी। ताकत को हम किससे मेजर कर रहे हैं? हम इसको मेजर कर रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी से। तो जितना ज्यादा स्मॉल साइज है उतनी हाईएस्ट उनकी कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी होगी। तो ये कार्बन की यूनिक फीचर्स और उनकी प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं उनमें कार्बन की डिग्री कैसे देखी जाती है। ये आप लोगों का वैसे पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक चीजें चल रही है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस मैंने यहां पर लिखी हैं। कार्बन की डिग्री क्या होती है बच्चों? डिग्री ऑफ कार्बन होती है कि वो जो कार्बन है वो कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, अदर कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, यानी कि जो कार्बन है उससे कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड है, उससे उसकी डिग्री डिफाइन होती है। अगर कार्बन एक कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो उसकी डिग्री प्राइमरी होगी, 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 से तो टर्शरी, और 4 से तो वो 4 डिग्री का कार्बन होगा। तो अब जरा देखते हैं, यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए आप, ये जो कार्बन है ये यहां एक कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब बच्चों इसकी डिग्री 1 डिग्री होगी, 1 डिग्री होगी। ये कार्बन दोनों साइड से 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब इसकी 2 डिग्री होगी। अब जरा इस कार्बन को देखो, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कार्बन इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3, तीनों तरफ से 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री 3 डिग्री होगी। और ये जो कार्बन है 1, 2, 3, 4, चारों तरफ से 4 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री जो होगी वो 4 डिग्री होगी। अब इस कार्बन से जुड़े इन बाकी मिथाइल ग्रुप के कार्बन को देखते हैं। ये 1 से जुड़ा है, ये भी 1 से, ये भी 1 से, तो ये तीनों मिथाइल की जो नेचर होगी ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 डिग्री। ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल सेकंड पर। एग्जाम्पल सेकंड को शायद आप आराम से पहचान गए होंगे, इट इज नियोपेंटेन। तो बच्चों ये जो नियोपेंटेन है इसके अंदर सेंट्रल कार्बन जो है उसकी डिग्री तो 4 डिग्री है। 4 डिग्री मतलब क्वाटरनरी। और ये जो चारों मिथाइल ग्रुप हैं इनकी प्राइमरी डिग्री होगी 1 डिग्री होगी। ये देखिए आप, 1 डिग्री होगी, क्योंकि ये चारों के चारों किसी एक कार्बन से ही जुड़े हुए हैं। अब ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये एग्जाम्पल एक साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल है। ये एक बॉन्डलाइन फॉर्मूला है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3CH2 ग्रुप को मैंने रिंग में जोड़ दिया है। ये देखिए आप। अब अगर हम इसमें डिग्री निकाले प्रत्येक कार्बन की, तो ये कार्बन दोनों साइड से 2 कार्बन से अटैच होने के कारण इसकी डिग्री 2 डिग्री होगी, इसकी भी 2 डिग्री होगी, इसकी भी 2 डिग्री होगी। फिर से सुन लीजिए, ये कार्बन इधर से एक एक कार्बन से जुड़ा होने के कारण दोनों तरफ से 2 कार्बन से जुड़ा है, तो हर कार्बन की साइक्लोप्रोपेन में जो डिग्री होगी वो 2 डिग्री होगी। तो बच्चों एक बार और सुनते हैं, कार्बन की डिग्री किससे डिफाइन होती है? दैट नंबर ऑफ कार्बन विच आर अटैच्ड टू द सिंगल कार्बन, उससे उसकी डिग्री डिफाइन होती है। कितने प्रकार की? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वाटरनरी। अब आते हैं अगली डेफिनेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डिग्री निकालना बहुत आसान है। हाइड्रोजन की डिग्री कैसे निकालते हैं हम? जितने डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो उतने ही डिग्री की हाइड्रोजन होगी। यानी अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी है तो वो 1 डिग्री प्रकार की होगी, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी है तो वो 2 डिग्री टाइप की होगी। यानी हाइड्रोजन की डिग्री
किससे डिसाइड हो रही है? कार्बन की डिग्री से। तो देखते हैं यहां पर ये एग्जाम्पल मैंने दिया, ये और ये स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा और चौथा CH3, ये देखिए यहां बना दिए हैं। इनमें डिग्री देखते हैं हम। जब हम कार्बन की डिग्री निकालते हैं तो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, लेकिन ये दोनों कार्बन 3 डिग्री है। अब हाइड्रोजन की डिग्री निकालते हैं। इसके अंदर बच्चों 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी? अगर अपने से पूछा जाए कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, तो क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री है तो यहां जुड़ी हाइड्रोजन भी 1 डिग्री की होगी, तो टोटल मिला के 3 3 3 3 12 1 डिग्री की हाइड्रोजन मौजूद हैं। उसी तरह से 3 डिग्री की हाइड्रोजन यहां पर 2 होंगी। ये देखिए 3 डिग्री की हाइड्रोजन यहां पर 2 होगी। तो कुल मिला के हाइड्रोजन की डिग्री किससे निकाली जाती है? डिग्री ऑफ कार्बन जिससे वो जुड़ा हुआ है। ओके, सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर फिर से वही नियोपेंटेन है। नियोपेंटेन में 12 हाइड्रोजन है बच्चों। 12 की 12 हाइड्रोजन 1 डिग्री होती है, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन 12 हो गई। ये सभी 1 डिग्री है, ये सभी कार्बन 1 डिग्री है, इसलिए 12 की 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन की जो नेचर होगी वो कौन सी डिग्री की होगी? 1 डिग्री की। ये नियोपेंटेन की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है बच्चों। ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, 4 CH3। इसके बाद ये तीसरा एग्जांपल देखिए, फिर से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। एक साइक्लोप्रोपेन पे 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे जुड़े हैं और एक कार्बन पे इथाइल जुड़ा है, जिसे मैंने इस तरह से बना दिया है। ये साइक्लोप्रोपेन रिंग नजर आ रही है, CH2C पर 2 CH3 लगे, कार्बन की वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए बॉन्ड बनाने हैं अपने को। अब हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की डिग्री। इसमें 1 डिग्री की हाइड्रोजन कितनी है? लेट्स सी। ये 1 डिग्री कार्बन है बच्चों, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक। ये 2 डिग्री है, देखिए आप रिंग के अंदर ये 2 डिग्री कार्बन है। कार्बन की डिग्री पहले निकाल लिया करो हाइड्रोजन की डिग्री निकालने से पहले। ये 3 डिग्री है और ये 4 डिग्री है। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखो, 1 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर 9 आ गया, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन बराबर 9, और 2 डिग्री हाइड्रोजन बराबर 2 and 2 4, यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन बराबर 4, और 3 डिग्री हाइड्रोजन ये देखिए यहाँ पर 1, 3 डिग्री हाइड्रोजन बराबर 1। 4 डिग्री हाइड्रोजन होती नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे डिसाइड हुआ? कार्बन की डिग्री से। अगला डेफिनेशन देखिए, डिग्री ऑफ हेलोजन। बच्चों हेलोजन यानी कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इनकी डिग्री कैसे देखी जाती है? जैसे हाइड्रोजन की वैसे हेलोजन की। हेलोजन जितने डिग्री के कार्बन से अटैच्ड होगा वो उसकी डिग्री होगी। यानी कि अगर हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी से तो सेकेंडरी हेलाइड, टर्शरी से तो टर्शरी हेलाइड। तो देखिए जरा ये एग्जाम्पल देखिए, ये है टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये देखिए ये कार्बन 3 डिग्री है। क्यों है भाई ये 3 डिग्री? 1 2 3, जिस कार्बन पर हेलोजन लगी है उसकी डिग्री देखनी है, तभी आप हेलाइड की डिग्री निकाल सकते हो। ये 3 डिग्री कार्बन है जिस पर हेलोजन लगी है, इसका मतलब ये 3 डिग्री क्लोराइड है। इस एग्जाम्पल को देखिए, CH3 अटैच टू सिंगल कार्बन, यानी ये कार्बन की डिग्री 2 डिग्री होगी। तो ये हेलाइड जो होगा, क्लोराइड जो नजर आ रहा है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 2 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 3 डिग्री क्लोराइड है और ये 2 डिग्री क्लोराइड है। अब आते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल मतलब OH ग्रुप। एल्कोहल की डिग्री कैसे देखते हैं हम? OH की डिग्री कैसे देखते हैं? जैसे हमने हेलोजन की डिग्री देखी, अगर OH 3 डिग्री के कार्बन से जुड़ा है, ये देखिए ये कार्बन 3 डिग्री है। अगर OH 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और 3 डिग्री से जुड़ा है तो टर्शरी अल्कोहल। तो ये OH अभी देखिए आप 3 डिग्री से जुड़ा है, इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पर, ये देखिए आप, ये जो अल्कोहल होगा बच्चों ये सेकेंडरी होगा, 2 डिग्री होगा, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है इसकी डिग्री 2 डिग्री है, ये देखिए आप, इट इज सेकेंडरी। तो अल्कोहल कौन सा हुआ? सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह से हेलाइड हो, हाइड्रोजन हो या अल्कोहल हो, उनकी जो डिग्री होती है वो कार्बन से निकाली जाती है कि वो कितने डिग्री के कार्बन पर जुड़े हुए हैं। ओके, अगला पॉइंट हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों हुई, ये एक कॉन्सेप्ट है। इट वाज गिवन बाय पॉलिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ मैं बता दूं आपको, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग को IUPAC के अंदर डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, तो यहां मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि कार्बन 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में पाया जाता है। एक sp हाइब्रिडाइजेशन, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम आपको छोटे छोटे से ट्रिक बता रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का और कुछ भी नहीं। आपने सीधा क्या करना है, अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है
तो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, यानी कार्बन के अराउंड 4 सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर कार्बन sp2 है तो कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, तो साथ में एक पाई बॉन्ड बन रहा होगा, यानी वही कार्बन 3 सिग्मा तो एक क्या बना रहा होगा, पाई बॉन्ड। इसी तरह से अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो वह कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, और अगर 2 बनाया है तो टेट्रावेलेंसी है ना भाई, तो 2 अगर सिग्मा बनाए तो 2 क्या बना रहा होगा, वो पाई बॉन्ड बना रहा होगा। अगर मैं इसको सिग्मा के वे में न देखकर पाई के वे में देखूं तो इट इज मोर इजी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी पाई बॉन्ड की संख्या 0 होगी। sp2 कार्बन वाले का पाई बॉन्ड 1 होता है और sp वाले कार्बन के पाई बॉन्ड 2 होते हैं। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। आप यहां देख रहे हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन मतलब एथाइन की बात कर रही हूं मैं। अगर हम लोग ये देखें कि ये जो कार्बन कार्बन है इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों हमेशा एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। मैं रिपीट कर रही हूं, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो आप देख रहे हैं ये कार्बन कितने पाई बॉन्ड बना रहा है, 2 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। ये भी कितने बना रहा है, 2, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। ठीक है, यार कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर दोनों ही कार्बन पाई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनके अराउंड सिग्मा बॉन्ड का नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब जरा एथीन को देखते हैं। एथीन के अंदर ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, यानी दोनों कार्बन एक एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हो जाएगा। sp के अंदर पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है, sp2 के अंदर एक पाई बॉन्ड बनाता है, और sp3 के अंदर कार्बन कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। आप इसको कैसे भी याद करें, सिग्मा के वे में या पाई के वे में, ये इजीली एक हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक है कि यदि कार्बन पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है तो वो क्या बना रहा होगा, 4 सिग्मा बना रहा होगा, और अगर पाई बॉन्ड 1 बना रहा है तो वो 3 सिग्मा बना रहा होगा। एक पाई बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है sp2 और 2 पाई बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है sp। तो इस तरह से आप इजीली कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। अभी हम लोगों ने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा बच्चों, जिसमें कार्बन अगर कोई पाई बॉन्ड ना बना रहा हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2 और 2 बना रहा है तो sp। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, देखिए आप। अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें, अच्छा एक बात बता दें कि जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन के अंदर, हाइड्रोकार्बन का मतलब द कंपाउंड विच इज फाउंड बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, देखिए आप कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड से ये। तो अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कंपाउंड में लगातार कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसको एक क्लास कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसे एलीन कहा जाता है, एलीन। तो इस एलीन के अंदर जो 3 कार्बन की सबसे छोटी एलीन है, इसके अंदर मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ sp sp2 cc सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। मतलब क्या हुआ कि जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और जो दूसरा कार्बन उससे जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना होगा। तो बच्चों पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। देखिए ये कार्बन कितना पाई बॉन्ड बना रहा है, एक पाई एक सिग्मा। हम देख रहे हैं कि ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है और तीनों तरफ से 3 सिग्मा बना रहा है, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। हम एक ही बात पे ध्यान दें कि एक पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। इसी तरह से साइड वाला ये जो कार्बन है ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हुआ। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है वो 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, और अभी अभी आपको बताया कि अगर 2 पाई बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ठीक, अब हमसे सवाल में पूछा था sp sp2 cc सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो ये sp2 है और ये sp है बेटा, तो इसके बीच में देखिए एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से ये sp और ये sp2 है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी sp sp2 के बीच में सिग्मा का नंबर आ रहा है टोटल 2। इधर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा, तो अपना आंसर हो जाएगा यहां पर 2। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है, 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, और यहां पर CH2 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 बॉन्ड बना के, डबल बॉन्ड बना के लगा हुआ है। ये मैंने इसको खोल के बना दिया है स्ट्रक्चर ताकि अच्छे से क्लियर रहे। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि इसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए अगर, तो ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, दैट्स वाई sp2 sp2 sp2। ये कार्बन भी sp2 होगा क्योंकि एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो बच्चों इस तरह से इसके अंदर टोटल sp2 कार्बन हो गए सारे के सारे। अपने से sp2 कार्बन का नंबर पूछा जाता है कि sp2 कार्बन कितने हैं, तो हम बोल देंगे 6 हैं।
तो सेकंड एग्जांपल में sp2 कार्बन हो गए 6। एग्जांपल 3 को देखो, 3 एग्जांपल देखते ही पहचान में आ गया होगा, बेंजीन है ये। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाए जाते हैं, 6 मेंबर रिंग होती है, आपको पता है। इसको मैंने इस तरह से एक्सपेंड करके लिख दिया है। अपने से पूछा जाता है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, तो इसके हर कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है, क्योंकि हर कार्बन, ये देखिए आप, हर कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ये पाई बॉन्ड बना रहा है। एक पाई बॉन्ड बनाने का मतलब sp2, 2 बनाने का मतलब sp, और नहीं बनाने का मतलब sp3। तो बेंजीन के अंदर टोटल जो sp2 कार्बन होंगे बच्चों वो कितने हो गए, वो हो गए 6। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल बेंजीन से बनने वाला बेंजोक्विनोन है, बेंजोक्विनोन इसको बोलते हैं। बेंजोक्विनोन को मैंने इस तरह से खोल के भी बना दिया है। इसमें हर कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। ये देखिए कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, ये भी sp2। तो इसमें भी 6 के 6 हाइड्रोजन का, ऑल 6 हाइड्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज। सारी 6 जो कार्बन है, नॉट हाइड्रोजन, सारी 6 जो कार्बन है वो सारी की सारी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। हाइड्रोजन का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 एक ब्यूटाडाइन है बच्चों, 1 2 3 4, इट इज अ ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन मतलब समझ गए, 2 डबल बॉन्ड वाला, 4 कार्बन वाली चेन वाला। इस ब्यूटाडाइन के अंदर एक क्वेश्चन बना के दिया कि इसके अंदर नंबर ऑफ sp2 cc सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो हम हर कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडेशन होगा sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। अब हमसे पूछा गया sp2 cc सिग्मा बॉन्ड कितने। तो बच्चों एक सिग्मा तो यहां पर आ रहा है, ये देखिए एक सिग्मा ये आ रहा है दोनों के बीच में, इसको गिनना भूल जाते हैं कभी कभी हम, लेकिन ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है। एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। यहां पर एक पाई के साथ एक सिग्मा आ ही रहा है, तो इसका आंसर जो होगा टोटल वो कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब ब्यूटाडाइन के अंदर cc सिग्मा बॉन्ड sp2 वाले कितने होंगे, 3 होंगे। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन पर। बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन है बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन का मतलब जो एसाइक्लिक सिस्टम होता है, जिनको एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्लोज चेन का मतलब साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम के फिर से 2 पार्ट, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को और अगर डिटेल में जाएं तो एक्चुअल में एलिसाइक्लिक जो है शब्द वो आया कहां से, एलिफेटिक साइक्लिक से। ये देखिए ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड जो साइक्लिक होते हैं उन्हें एलिसाइक्लिक कहते हैं। और ये एरोमेटिक, ये एक अलग क्लास है। एरोमेटिक बिल्कुल डिफरेंट क्लास है। एरोमा की स्मेल वाले कंपाउंड, बहुत हाईली स्टेबल कंपाउंड, वो एरोमेटिक होते हैं। एलिसाइक्लिक किसको कहते हैं बच्चों, दो साइक्लिक कंपाउंड्स विच आर नॉट एरोमेटिक, मतलब ऐसी साइक्लिक रिंग जो एरोमेटिक नहीं होगी उन्हें हम एलिसाइक्लिक कहेंगे। यानी हमें पहले देखना पड़ेगा कि कहीं ये एरोमेटिक तो नहीं है। अगर एरोमेटिक नहीं है और साइक्लिक है तो इसका मतलब वो एलिसाइक्लिक है। देखिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ये एक साइक्लिक कंपाउंड अनसेचुरेटेड है। ये एक साइक्लिक कंपाउंड 6 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड है। ये एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड तो है, लेकिन 5 कार्बन के साथ रिंग में एक ऑक्सीजन भी है। मैं क्लियर कर दूं, ये ऑक्सीजन है। तो ये सारी रिंग एलिसाइक्लिक होंगी। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक 2 शब्द और देखिए आप। होमो का मतलब सेम, ऐसी रिंग जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनी है, यानी ऐसी रिंग जिसमें सारे के सारे एटम्स जो है रिंग के अंदर जो जुड़े हुए हैं वो कार्बन है, यानी सेम काइंड ऑफ एटम्स है, तो उन्हें होमोसाइक्लिक कहा जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक वो जिनमें मान लीजिए कार्बन 4-5 है और एक ऑक्सीजन आ गया, यानी कहने का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनी हुई रिंग को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो जरा देखिए, ऑल एटम्स इन रिंग आर आइडेंटिकल को होमोसाइक्लिक कहेंगे, एटम्स आर अनआइडेंटिकल इन रिंग को हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। जरा मैं इसमें ये देख रही हूं, इसको हम क्या कहेंगे, ये होमोसाइक्लिक नहीं है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन के साथ रिंग में एक ऑक्सीजन भी आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। अब हमारे पास है एग्जाम्पल हेट्रोसाइक्लिक के। हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल के अंदर ये रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन, तो ये हुआ हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक। देखिए आप, ये रिंग के साथ नाइट्रोजन, तो ये क्या हुआ, हेट्रोसाइक्लिक। अब आते हैं बच्चों एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं, तो यहां मैं आपको एक क्लियर कर दूं। 11th और 12th में आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड 12th के अंदर काफी डिटेल में पढ़ा होगा, फिनॉल पढ़ा होगा, एनिलीन पढ़ा होगा। 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन के साथ बेंजीन आपने देखी होगी। तो आगे फिर से हम लोग एक टॉपिक लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, पर फिलहाल हम लोग क्लासिफिकेशन में क्या चीज बोलने वाले हैं।
बेंजीन या बेंजीन के जैसी स्ट्रक्चर जिनके अंदर पाई जाएगी हम उन्हें एरोमेटिक कह रहे होंगे। और वैसे अगर एरोमेटिक की परिभाषा डेफिनेशन पे जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो पाई बॉन्ड्स होते हैं अंदर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, उनमें डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब वो सिस्टम रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस क्या होता है, वो किसी भी कंपाउंड में क्यों पाया जाता है, उसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है, ये सब कुछ भी हम एक अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है रिंग में, और रिंग बिल्कुल प्लेनर होनी चाहिए। एरोमेटिक की शर्त है कि रिंग प्लेनर होनी चाहिए जिस रिंग के अलोंग डीलोकलाइजेशन है। फिर आता है हकल रूल के एक रूल है जिसमें n इंटीजर है बच्चों। हकल रूल के अकॉर्डिंग ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू मैं 0 रखूंगी अगर तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 पाई आ जाएगा, जैसा कि बेंजीन में पाया जाता है। जरा बेंजीन में 6 पाई क्या, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज 6 पाई। सी, एक पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है बच्चों। तो एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगी तो वैल्यू पाई की हो जाएगी 10। तो हकल रूल केवल चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा फैक्टर है, अदरवाइज आपको ऊपर के 2 पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखने होंगे। तो फिलहाल हम एरोमेटिक को या किससे समझेंगे, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें हमें बेंजीन नजर आ रही हो। देखिए आप, बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनॉल में बेंजीन है, एनिलीन में बेंजीन है, ये है पायरिडीन। पायरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन है उन कार्बन के साथ में रिंग में कौन शामिल हो गया है, रिंग में नाइट्रोजन भी शामिल हो गया है, इसलिए हम इसको हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो ये एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन है बच्चों जो अपने को याद होना चाहिए। क्लासिफिकेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो इधर मैंने ABCDEF में कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर दे रखी है और इधर हमें उनको मैच कराना है। एक मैच द कॉलम टाइप ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं, 1 बाय 1 मैच द कॉलम सॉल्व करते हैं। अच्छा, सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो अब जरा इसको देखो बच्चों, इसमें हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब पहला P, इसका मैच P जा रहा है, सैचुरेटेड है ये। ऑब्वियस अनसैचुरेटेड नहीं है, लेकिन कंपाउंड साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब एली साइक्लिक, तो R भी मैच जाएगा। एस एरोमेटिक वो है नहीं, बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर दिख नहीं रही है। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का डेफिनेशन अभी हमने क्या बताया था, जिसमें सारे एटम्स आइडेंटिकल है रिंग में। इसका मतलब इसका मैच बच्चों T भी जाएगा, तो इसका मैच हो गया PRT। आप वीडियो को पॉज करके खुद एक बार सॉल्व कर सकते हैं। बी देखिए आप, क्या बी साइक्लिक कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं, ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। सैचुरेटेड है? नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, मल्टीपल बॉन्ड पाया जा रहा है, यानी अनसैचुरेटेड है। तो इसका एक मैच तो हो गया Q। एलिसाइक्लिक नहीं है, एलिसाइक्लिक मतलब वो साइक्लिक होना चाहिए और हमारा सिस्टम साइक्लिक ही नहीं है। एरोमेटिक बिल्कुल नहीं है, होमोसाइक्लिक बिल्कुल नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो साइक्लिक ही नहीं है। आगे बढ़े तो इसका मैच मतलब सिर्फ Q होगा। सी में आते हैं। सी फिर से साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन कंपाउंड है। सैचुरेटेड का मतलब हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने, तो इसका मतलब इसका मैच P हो गया। Q अनसैचुरेटेड, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, के नीचे के 4 पॉइंट तो साइक्लिक से रिलेटेड है, तो इसका मैच सिर्फ P होगा यानी कि। अब आते हैं डी ऑप्शन पे। डी में एक रिंग है यानी साइक्लिक कंपाउंड है, बट यहां ऑक्सीजन आ गया तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। एक बार P से मैच कराते हैं, सैचुरेटेड है ये। क्यों सैचुरेटेड है? क्योंकि हर एटम के बीच में, कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। इसके बाद अनसैचुरेटेड मीनिंग नहीं है, एलिसाइक्लिक बिल्कुल है ये। ऐसा कोई भी रिंग हो जो एरोमेटिक नहीं है तो वो एलिसाइक्लिक हो जाएगा। लेकिन एलिसाइक्लिक में भी कौन सा वाला है ये? हेट्रोसाइक्लिक। क्यों हेट्रोसाइक्लिक? क्योंकि इसमें रिंग में कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आ गया है बच्चों, तो इसको यू से भी मैच करा दिया। ई में आते हैं हम लोग। ई सैचुरेटेड बिल्कुल नहीं, अनसैचुरेटेड है। क्यू क्योंकि उसके अंदर पाई बॉन्ड पाए जा रहे हैं। एलिसाइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक है क्योंकि क्यू बेंजीन है, यानी कि इसका मैच एस हो गया, एरोमेटिक हो गया। और क्योंकि बेंजीन के सारे एटम्स बच्चों आइडेंटिकल होते हैं, कार्बन होते हैं, इसलिए इसका मतलब ये होमोसाइक्लिक भी हो गया, तो इसका मैच टी भी हो जाएगा। एफ देखो बच्चों, एफ ये नाइट्रोजन में और बना देती हूं फिर से, ये पायरिडीन है। पायरिडीन में बिल्कुल बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर होती है, 3 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट होते हैं। पायरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है। एलिसाइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक है। पर एरोमेटिक के अंदर नाइट्रोजन आने के कारण डिफरेंट एटम्स हो गए, यहां पर अलग अलग प्रकार के एटम्स हो गए, तो इसका मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक से भी मैच होगा। तो इस तरह से
इस मैच को करके हम क्लासिफिकेशन को सीख सकते हैं। अब बच्चों दो डेफिनेशन और देखते हैं, बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो। बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे जेई सिलेबस के अंदर इनका ना तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है और ना इनका कोई डिस्क्रिप्शन है, लेकिन कम से कम बेसिक डेफिनेशन हम लोग पढ़ सकते हैं। बाइसाइक्लो जैसा कि नाम से पता चल रहा है दो, यानी दो साइकिल होने चाहिए, तो बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो ब्रिज हेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। बाइसाइक्लो ब्रिज हेड कंपाउंड्स क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें दो रिंग पाई जाती है और दोनों के बीच में दो या दो से ज्यादा कार्बन, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से ज्यादा कार्बन कॉमन पाए जा रहे हो। देखो ये दो रिंग है बच्चों, ये जो बीच के दोनों कार्बन है ये ब्रिज्ड कार्बन है, जहां से एक सेतु चल रहा है, एक ब्रिज चल रहा है, यानी कि इन कार्बन को हम ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। यहां से ये कार्बन में लिख देती हूं ब्रिज हेड कार्बन, ओके। तो बाइसाइक्लो ब्रिज हेड कंपाउंड का मतलब जिनमें दो रिंग्स हो, दो साइकिल हो और दोनों के बीच में दो या दो से ज्यादा कार्बन कॉमन हो। ये देखिए आप इसके अंदर ये दो रिंग है, रिंग कैसे है जरा देखते हैं। 1 2 3 4 5, एक रिंग ये हो गई, 1 2 3 4 5, एक रिंग इधर हो गई, एक रिंग इधर हो गई, 5 मेंबर रिंग है। और ये जो बीच में तीन कार्बन है, 1 2 3, ये इधर भी गिने जाएंगे, इधर भी गिने जाएंगे। और ये टोपी वाले कार्बन जो ऊपर और नीचे दिखाई दे रहे हैं ना इस तरह से, ये ब्रिज हेड कार्बन होंगे बच्चों, यानी जहां से ब्रिज चल रहा है। ब्रिज के अंदर कार्बन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ब्रिज बिना कार्बन का भी हो सकता है, जैसे कि ये ब्रिज में कार्बन ही नहीं है, केवल कॉर्नर पे कार्बन है, कॉर्नर पे कार्बन, कॉर्नर वाले दो कार्बन है, इसमें बीच में एक कार्बन आ गया, ठीक है। ये देखिए यहां पर ये ब्रिज, अब इसको मैं काउंट करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग ये है और ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन होंगे जहां से ब्रिज चल रहा है। अब स्पाइरो कंपाउंड पे आते हैं बच्चों। स्पाइरो कंपाउंड क्या चीज है? स्पाइरो कंपाउंड वो कंपाउंड है जिनमें दो रिंग के बीच में एक ही कार्बन कॉमन हो। ये देखो आप, दो रिंग है और दोनों रिंग के बीच में सिर्फ कितना कार्बन कॉमन है? एक कार्बन कॉमन है। यहां पर ये दो रिंग है। अच्छा, रिंग का साइज मैटर नहीं करता, रिंग का साइज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यहां पर ये दोनों रिंग 3 मेंबर रिंग है, यहां पर एक रिंग 4 मेंबर, एक 3 मेंबर रिंग है, दोनों के बीच में एक कार्बन कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। इसी तरह से इसको देखिए, ये कार्बन कॉमन है और इधर 4 मेंबर, इधर 4 मेंबर रिंग है, दोनों ही रिंग बराबर है, तो ये स्पाइरो होंगे। तो बाइसाइक्लो ब्रिज हेड और स्पाइरो में डिफरेंस समझ लीजिए। स्पाइरो में सिर्फ एक कार्बन दो रिंग के बीच में कॉमन होता है, बाइसाइक्लो ब्रिज हेड के अंदर दो या दो से ज्यादा कार्बन दो रिंग के बीच में कॉमन होंगे। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को जब हम लिखते हैं तो हमें बेसिकली किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। किसी भी आईयूपीएसी स्कीम में ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसमें सबसे पहले होता है बच्चों रूट वर्ड। रूट वर्ड या वर्ड रूट, एक ही बात है। किस चीज को बताता है ये? रूट वर्ड या वर्ड रूट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। जैसे कि आपने देखा होगा कार्बन का नंबर C1 है तो हम मैथ यूज में लेते हैं बेटा। एल्क, एल्क की बात हो रही है, एल्क, एल्क क्या है? रूट वर्ड, ओके। C2 है तो हम लेते हैं एथ, C3 तो प्रॉप काम में लेंगे, C4 तो ब्यूट काम में लेंगे, C5 तो पेंट लेंगे, C6 तो हेक्स आ जाएगा, C7 तो हेप्ट आ जाएगा, ऑक्ट, नॉन, डैक, डैक, अनडैक, डोडैक, ट्राइडैक वगैरह। तो इस तरह से रूट, अब ऐसे रूट वर्ड तो बहुत सारे हैं, 100 तक, 100 के ऊपर भी जा सकते हैं हम, लेकिन हमें सफिशिएंट जो जितना तक जेई हमारे से पूछता है उतना काम करेंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर क्वेश्चन जो है किस तरह से आते हैं, कितने आते हैं, ये सब देखकर ही हमें उसकी स्टडी को करना है। अब आते हैं बच्चों रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है बच्चों? प्राइमरी सफिक्स बताता है कि वो कार्बन चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर कार्बन चेन सैचुरेटेड है देन वी यूज एन, लेकिन अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड आ गया देन वी यूज इन। इन किसके लिए काम में लिया मैंने? जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद हो, या आइन जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो। सुने ध्यान से, इन कब काम में लेंगे? जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो। आइन कब काम में लेंगे? जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, ओके। इनाइन कब काम में लेंगे? इन, आइन, इन किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए।
आइन किसके लिए? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। जब डबल बॉन्ड भी है और साथ में उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, यानी कि डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। तो ये जो प्राइमरी सफिक्स है एन, इनाइन, इनाइन, ये उसमें बताती है सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन को। ये हुआ बच्चों प्राइमरी सफिक्स। अब आते हैं रूट वर्ड के आगे क्या लगता है? प्रेफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में कौन आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है साइक्लो, बाईसाइक्लो। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई रिंग कंपाउंड है, जैसे कि मैंने ये बनाया, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा साइक्लो, फिर मैं लिखूंगी मेन चेन में कार्बन 5 है तो पेंटेन, पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। I just want to say that why we use cyclo. Cyclo distinguish the acyclic compound and cyclic compound both. तो मैंने इसके लिए साइक्लो यूज में लिया है। तो ये साइक्लोपेंटेन है। अब आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है बच्चों? सेकेंडरी प्रीफिक्स में सभी सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, यानी मेन चेन सेलेक्ट होने के बाद जो भी साइडों में ग्रुप बचे हुए रहते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद, मेन चेन सेलेक्ट होने के बाद जो भी साइड में ग्रुप या ब्रांच पड़ी रहती है उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है, और इनको साइड चेन भी बोल सकते हैं। साइड चेनें कई हो सकती है, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। मैं भी आपको बताऊंगी कि हम किन किन को साइड चेन की तरह यूज में ले सकते हैं। फिलहाल जितनी भी साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बच्चों, उनको सेकेंडरी प्रीफिक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, एक चीज और, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपको पूरी आईयूपीएसी स्कीम याद न हो। बच्चों, याद करना पड़ेगा लगातार आपको। जब तक चीजों को याद नहीं करेंगे आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्लियर चीजों को पढ़ नहीं सकते। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स उस मेन चेन के अंदर मौजूद फंक्शनल ग्रुप को बताता है। अब आती है बात, वही फंक्शनल ग्रुप क्या है? आईयूपीएससी ने अपने को, आईयूपीएससी स्कीम में जो आईयूपीएससी है उसने अपने को 12 फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसको इसी ऑर्डर में याद करना है, रैंडम याद नहीं करना आगे पीछे, इसी ऑर्डर में आप याद करोगे। सबसे बड़ा कौन? COOH। COOH को क्या कहते हैं? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका प्रीफिक्स नेम, यानी जब ये खुद सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो हम प्रीफिक्स नेम काम में लेते हैं कार्बोक्सी। कब ऐसा होगा हम बताएंगे आगे। SO3 सेकेंड नंबर का ग्रुप है जिसका सफिक्स नेम सल्फोनिक एसिड है। अगर ये खुद प्रेफिक्स हो जाए, यानी खुद एक साइड चेन की तरह आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो हम इसके लिए सल्फो काम में लेते हैं। ये है CO के बीच में O, ये फंक्शनल ग्रुप है ओइक एनहाइड्राइड। देखिए ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। 2 CO के बीच में O, इसे ओइक एनहाइड्राइड कहते हैं, या इसका स्पेशल सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये स्पेशल सफिक्स क्या होते हैं, कब यूज में लिए जाते हैं, आपको आगे पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर के अंदर। ये है बच्चों एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, जैसा कि आपको पता होगा। CO पर OR, इसका जब हम सफिक्स नेम लिखते हैं तो हम लिखते हैं O8 और स्पेशल सफिक्स होगा कार्बोक्सिलेट। बच्चों, इसके 2 प्रीफिक्स नेम है, कब कौन सा यूज में आएगा ये भी हम आगे बताएंगे। एल्केनोएलॉक्सी या एल्कोक्सी कार्बोनिल, इन दोनों में से कोई एक का यूज कब किया, कहां किया जाता है, किसी का कहां किया जाता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। COX, X का मतलब हेलोजन। हेलोजन क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो कुछ भी हो सकती है। इसका सफिक्स नेम होगा बच्चों ऑयल हेलाइड। आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा नोट कर सकते हैं। ऑयल हेलाइड। कार्बोनिल हेलाइड जो है इसका स्पेशल सफिक्स होगा। इसका प्रेफिक्स नेम, यानी जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम आएगा तो होगा बच्चों नाम हेलो कार्बोनिल। हेलो मतलब हेलोजन, क्लोरो कार्बोनिल, ब्रोमो कार्बोनिल, आयोडो कार्बोनिल, फ्लोरो कार्बोनिल, ऐसे आप लिख सकते हो, डिपेंड करेगा हेलोजन की नेचर पर। CONH2, जब भी CONH2 से जुड़ा होगा, ध्यान देना, CO किससे जुड़ा होगा? नाइट्रोजन से। CO जब NH2 से जुड़ा होगा तो उसे एमाइड कहेंगे और स्पेशल सफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सामाइड। ओके, इसका प्रेफिक्स नेम कार्बामोइल। प्रेफिक्स यानी जब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो कार्बामोइल। आपको सब याद होना चाहिए, सफिक्स से तो क्या नाम होगा, प्रेफिक्स से तो क्या नाम होगा, स्पेशल सफिक्स नेम क्या होगा, ये सब याद करना है। CN को नाइट्राइल कहते हैं या कार्बोनाइट्राइल, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो साइनो। इसी तरह से CHO एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, लेकिन इसका सफिक्स नेम एल्डिहाइड नहीं एल होता है और स्पेशल सफिक्स होता है कार्बल्डिहाइड। और इसके जो प्रेफिक्स नेम होंगे या तो फॉर्माइल या ऑक्सो, फॉर्माइल होगा या ऑक्सो होगा, इट विल बी डिस्कस लेट। COR हम बोलते हैं कीटोन के लिए।
इसका सफिक्स नेम होता है ऑन। कीटोन में क्या होता है, सीओ बीच में होता है, इधर भी आर और इधर भी आर, यानी दोनों तरफ कार्बन की चेन लगी हुई होती है, सीओ के दोनों तरफ कार्बन की चेन लगी होती है। तो बच्चों ये कीटोन है और इसका सफिक्स ओन आएगा और इसका प्रेफिक्स ऑक्सो आता है। OH अंडरस्टूड, OH अल्कोहल के लिए यानी ऑल, प्रेफिक्स नेम हाइड्रोक्सी, SH थायोल, SH सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा, थायोल, और इसका प्रेफिक्स नेम मरकेप्टो, MERCAPTO, मरकेप्टो, मरकेप्टो। इसी तरह से बच्चों ये NH2 है, NH2 अमाइन होती है, ध्यान दीजिएगा, NH2 नॉर्मल हाइड्रोकार्बन चेन से लगा होगा तो अमाइन है, पर NH2 CO से लगा होगा तो एमाइड है, ये डिफरेंस जरूरी है। NH2 अमाइन है, CO NH2 एमाइड है। ये बच्चों एमाइन जो है, इस एमाइन का अगर ये साइड चेन के रूप में आ जाता है तो सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट नेम अमीनो होगा। तो ये बच्चों टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप है, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, यहां कई बार स्टूडेंट कहते हैं ईथर भी तो फंक्शनल ग्रुप है। बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर की स्कीम के अंदर सेकेंडरी सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप ये 12 है। ईथर एल्कोक्सी कंसीडर किया जाता है और ईथर हमेशा साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में आएगा। जैसे मैं यहां कुछ सब्स्टिट्यूएंट लिखती हूं, F के लिए क्या लोगे, फ्लोरो, Br के लिए क्या नाम लिखोगे, ब्रोमो, I के लिए क्या लिखोगे, आयोडो, Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोरो, CH3 के लिए क्या लिखोगे, मिथाइल, C2H5 के लिए क्या लिखोगे, इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट और भी डराइव कराएंगे, सब्स्टिट्यूएंट एक महासागर है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट बनाए जा सकते हैं बच्चों। इसी तरह से O पर CH3 ये ईथर ग्रुप के लिए काम में लिया जाता है। O पर CH3 एक कार्बन यानी मेथॉक्सी, मेथॉक्सी इज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये ध्यान दीजिएगा। O पर C2H5 है तो एथॉक्सी, NO2 लगा है कहीं तो नाइट्रो, ये सब्स्टिट्यूएंट नेम है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से NO लगा है तो नाइट्रोसो। तो इस तरह से ये सारी साइड चेन होती है जिसमें एल्कोक्सी जहां जाता है वो ईथर को रिप्रेजेंट करता है। और ईथर कभी भी IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते टाइम पर, ईथर एक अलग फंक्शनल ग्रुप है नो डाउट, लेकिन IUPAC स्कीम के अंदर इन 12 फंक्शनल ग्रुप को ही देखते हैं और इन्हीं की प्रायोरिटी हम याद करते हैं। इनमें भी जब कोई फंक्शनल ग्रुप ही एज सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद काम आ रहा हो तो फिर उनके सब्स्टिट्यूएंट नेम भी मैंने यहाँ साइड में लिख रखे हैं, यानी उनको प्रेफिक्स के रूप में हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो स्कीम है बच्चों, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं एक बार और क्लियर कर दूं, रूट वर्ड क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन को, एन, इन, आइन, इनाइन। प्राइमरी प्रेफिक्स क्या बताता है कि कंपाउंड साइक्लो है या बाइसाइक्लो या स्पाइरो है। सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या बताते हैं, मेन चेन को सेलेक्ट होने के बाद, मेन फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट होने के बाद जो भी रिमेनिंग साइड चेन बचती है, सब्स्टिट्यूएंट बचते हैं, उन्हें सेकेंडरी प्रेफिक्स में रखा जाता है। क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। सेकेंडरी सफिक्स के अंदर क्या लिया जाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप, उन सबके ये सफिक्स नेम है और ये इनके प्रेफिक्स नेम है और ये टोटल फंक्शनल ग्रुप 12 है। IUPAC नॉमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का करने के लिए बच्चों सबसे पहले उस कंपाउंड की पेरेंट चेन सिलेक्शन देखी जाती है, यानी PC सिलेक्शन देखा जाता है। PC यानी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए रूल क्या है, ये रूल बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन से, जो मैंने अभी 12 बताए थे कि कौन सी कार्बन चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। मेन फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद आप ये देखोगे कि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीपल बॉन्ड की। फिर आना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। थर्ड प्रायोरिटी किसकी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी मेन चेन में कार्बन का नंबर ज्यादा होना चाहिए। लास्ट प्रायोरिटी है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ऐसी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ज्यादा हो। ये कब लगाना है कॉन्सेप्ट, जब कार्बन का नंबर बराबर आ रहा हो कई चेनों में। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों। देखो मेन फंक्शनल ग्रुप है COOH, COOH में खुद में कार्बन है तो वहीं से हम मेन चेन को देखना चालू करेंगे। तो अगर मैंने सीधी चेन ली तो 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, और अगर इस तरह से 1 2 3 आ रहे हैं तो यानी कि जो मेन चेन होगी ना बच्चों, वो मेन चेन ये वाली हो जाएगी, ये वाली 4 कार्बन की मेन चेन हो जाएगी, क्योंकि
COOH भी आ रहा है और कार्बन का नंबर भी 4 आ रहा है। अब देखिए आप इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप देखिए COOH, वो आ रहा है 2 बार। प्रायोरिटी में मेन फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। आप स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट नहीं करोगे, आप ये चेन को सेलेक्ट करोगे। कारण सुन लीजिए वापस से, इस चेन को सेलेक्ट करने का कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर COOH ग्रुप जो आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जितनी ज्यादा बार मेन चेन में आएगा उसी को हम पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे होंगे। कार्बन का नंबर नहीं देखा जाएगा, पहले मेन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखी जाएगी कि वो ज्यादा आ रहा है। अब इसमें देखिए इसका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? COOH। एक बात ध्यान रखिएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप को देखने के बाद प्रायोरिटी टेबल का कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, यानी कि वो साइड चेन में बदल जाता है, वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। तो बच्चों अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है अपना? COOH। तो COOH मेन फंक्शनल ग्रुप। अब मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद अगली प्रायोरिटी किसकी थी? मल्टीपल बॉन्ड की, यानी ये वाली मेन चेन होगी। अब आप सोचेंगे नहीं सीधा क्यों नहीं लिया भाई, हमें तो कार्बन नंबर 4 नजर आ रहे हैं और उसके अंदर OH नजर आ रहा है। बेटा कार्बन का नंबर तो 4 आ रहा है, लेकिन प्रायोरिटी कार्बन के नंबर से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड की होती है, तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। फिर ये भी डाउट आ सकता है वहां OH आ रहा है तो हमने OH को क्यों नहीं लिया। अभी अभी मैंने ये बात बोली कि मेन फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद जितने भी रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो सारे सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किए जाते हैं। आप ये नोट लिख दीजिए दैट after the main functional group, if the main chain contain the main functional group, the other functional groups are considered as substituent। और substituent का नंबर कहाँ आता है? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। अब ये देखिए आप, इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? SO3H। क्या SO3H में खुद में कार्बन है? नहीं है। तो हम वो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन वाली होगी, यानी मेन चेन ये वाली होगी। क्योंकि इस मेन चेन में कार्बन का नंबर ज्यादा आ रहा है जिसके ऊपर SO3H ग्रुप लगा हुआ है। SO3H अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम ये कार्बन चेन सेलेक्ट करते ये वाली, तो ये देखिए ये बॉन्ड नजर आ रहा है। अगर ये चेन सेलेक्ट करते तो इसमें कार्बन का नंबर कम हो जाता है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट की आदत होती है कि जहां SO3H लगा होता है वहीं से कार्बन चेन को काउंट कर लेते हैं, जो कि गलत है। SO3H बेटा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है। जिनमें कार्बन नहीं होता फंक्शनल ग्रुप में उनको नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और जब नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जिस भी चेन पर लगे होते हैं उसमें हमें या तो देखना होता है कार्बन का नंबर ज्यादा हो, या हमें देखना होता है उसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो। ठीक है, तो ये मेन चेन होगी। इसके बाद देखो यहां पर इसका मेन फंक्शनल ग्रुप COOH है। ये Br है, थोड़ा ध्यान से देख लेना है ना। COOH है। अब COOH को चलते हुए इधर के कार्बन में चले तो 1 2 3 4, मेन फंक्शनल ग्रुप में जब कार्बन होता है तो वहीं से हम लोग कार्बन चेन लेते हैं। 1 2 3 4, और इधर भी चले तो 1 2 3 4, दोनों तरफ 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन होने के बाद अब हम कैसे सेलेक्ट करें? इस चेन पर आते हैं तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इस पर आते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो इन सभी रूल के लास्ट में जो एक रूल लगता है वो लोकेंट पोजीशन का रूल लगता है। पोजीशन कब? जब आगे की सारी कंडीशन आइडेंटिकल होती है। देखिए क्या आइडेंटिकल है, इधर से गिने तो 4 कार्बन, उधर से गिने तो 4 कार्बन, इधर से चले तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट, इधर से चले तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अब डिफरेंस कहां से आएगा? अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, इसके सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं 3 और 4 पर। एक तो 2 पर आ रहा है ये बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट, और एक 3 4 पर आ रहा है। लेकिन अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 4 4 4, यानी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 4, जबकि इधर पहले 3 आ गया है। तो 4 से पहले कौन आ गया? 3। तो ये वाली मेन चेन होगी। बट ये कॉन्सेप्ट लगाना कब है, ये वाली बात क्लियर कर लेना जब सारी चीजें आइडेंटिकल होगी, तो सबसे लास्ट में हम लोकेंट पोजीशन कंसीडर कर रहे होंगे। 6 नंबर देखते हैं बच्चों। 6 नंबर, क्या इसमें कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है? कहीं पर भी नहीं है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड तो है। मल्टीपल बॉन्ड रूल ये कहता है कि हमें वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो, और इस सीधी वाली कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड का नंबर 2 बार आ रहा है, यानी 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए ये वाली मेन चेन होगी। कार्बन के नंबर से ज्यादा प्रायोरिटी, देखिए मैक्सिमम कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। अब आइए 7th एग्जाम्पल में। 7th एग्जाम्पल में हमें मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है, और मल्टीपल बॉन्ड के लेते हुए हम ये वाली चेन इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर भी 5 है। अगर हम यूं जाते हैं तो 4 आता है, और सीधे में चलते हैं तो 5 कार्बन आता है। 8th एग्जाम्पल में देखिए, 8th एग्जाम्पल में फिर एक नई बात आपको समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? सीधी चेन में 2 मल्टीपल बॉन्ड है, इस तिरछी चेन में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है। कार्बन का नंबर 5 है, मल्टीपल बॉन्ड का नंबर 2 है।
1 2 3 4 5, ये ऐसे, ये 5 है, देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कभी कभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बच्चों को दिक्कत हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में सीमित है, तो ये दो यहां पर कार्बन होंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सवाल ये कौन सी मेन चेन को ले, इधर भी दो मल्टीपल बॉन्ड है, इधर भी दो मल्टीपल बॉन्ड है, सीधे में भी दो मल्टीपल बॉन्ड है, किसको ले? तो बेटा यहां पर ये ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होती है। क्यों होती है, सुन लो। ईन और आइन में ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। पर ये कब लगाना है कॉन्सेप्ट, जब नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर हो, तो मल्टीपल बॉन्ड की नेचर देखेंगे। व्हेन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड नंबर ऑफ कार्बन आइडेंटिकल, तो फिर क्या कंसीडर करेंगे, नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, कि इन की प्रायोरिटी आइन से ज्यादा होगी, तो ये पेरेंट चेन होगी। यहां पर दोनों इन आ रहे हैं, इन यानी दो डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब 9 नंबर देखो बच्चों, 9 नंबर में सीधे में दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, और तिरछी वाली में भी दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। पर जरा तिरछी वाले कार्बन देखना कितने आ रहे हैं, काउंट करते हैं हम। जो तिरछी चेन आ रही है, जो इस तरह से जा रही है, ऐसे जाके नीचे जा रही है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन आ रहे हैं, और ऐसे भी 6 कार्बन आ रहे हैं। या तो ये मेन चेन है या ये मेन चेन है। स्ट्रेट वाली इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि स्ट्रेट वाले में कार्बन का नंबर जो है वो 5 है। जब सब चीजें आइडेंटिकल हो तो E9 देखना है, लेकिन यहाँ कुछ चीज डिफरेंट हो गई है। वो क्या डिफरेंट हो गई है, नंबर ऑफ कार्बन। तो यह नंबर ऑफ कार्बन 6 है, मल्टीपल बॉन्ड 2 है, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, सीधी वाली में मल्टीपल बॉन्ड 2 है, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो प्रायोरिटी इसकी होगी। अब आप ये सोचेंगे आपने यहाँ इन को क्यों ले लिया, अभी ऊपर वाले एग्जांपल में तो आपने बोला कि इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। बेटा इनकी प्रायोरिटी तब ज्यादा होगी जब दोनों तरफ से सब चीजें बराबर है, कार्बन का नंबर बराबर है, मल्टीपल बॉन्ड का नंबर बराबर है। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड का नंबर तो बराबर आ रहा है, लेकिन कार्बन का नंबर यहाँ 6 आ रहा है, 6 यानी कि कार्बन ज्यादा हो गए, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बाद में है, पहले वो मल्टीपल बॉन्ड है। और फिर नेचर पर कब जाएंगे हम कि वो इन है या इन है, मुझे किसको कंसीडर करना है, जब उसमें सभी चीजें आइडेंटिकल होंगी। 10 नंबर देखो, क्या 10 में कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। क्या कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। इट इज अ फ्लैट एल्केन, सिंपल एल्केन है ये। एल्केन के हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। एल्केन की पेरेंट चेन ऑब्वियस है, हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और अगर सब जगह से कार्बन का नंबर बराबर होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या देखेंगे, साइड चेन। तो जरा देखो 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब पेरेंट चेन होगी ये वाली, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर 8 है, C8 है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें जरा देखते हैं, इसमें हर तरफ से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हर तरफ से कार्बन का नंबर 7 आ रहा है। जब सब तरफ से चेनों में कार्बन का नंबर बराबर आ रहा हो तो हमें वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ज्यादा से ज्यादा साइड चेन हो। अब ज्यादा से ज्यादा साइड चेन जो होगी उसको देखते हुए अगर हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये अगर मैंने पेरेंट चेन सेलेक्ट करी हो तो इसमें 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट और 4 सब्स्टिट्यूएंट बच गए। इन्हें कार्बन का नंबर तो हर तरफ से 7 आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी ज्यादा आ रहा है। जब कार्बन का नंबर कई चेनों में बराबर आ रहा हो तो हमें फिर क्या देखना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये दोनों एग्जांपल जो मैंने एल्केन के दिए हैं, एल्केन तो बहुत आसान रहा। सबसे पहले क्या देखते हैं, मैक्सिमम कार्बन, और अगर कार्बन का नंबर कई चेनों में बराबर आ रहा होता है तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, कि जिसके अंदर मैक्सिमम साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट आ रहे होंगे उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम पेरेंट चेन मानेंगे। एक एक एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये क्यों चेन सेलेक्ट की, क्योंकि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है 4 कार्बन है। ये क्यों सेलेक्ट की, इसमें 2 मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड है। ये चेन क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि SO3 है जिस कार्बन चेन पे लगा है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ये क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि इधर भी 4 कार्बन थे, उधर भी 4 कार्बन पे थे, उधर तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट पोजीशन देखा। जब सब चीजें आइडेंटिकल हो तो हमें लोकेंट पोजीशन से आंसर देना चाहिए। लोकेंट पोजीशन क्या होती है, नंबरिंग करते वक्त जो लोअर पोजीशन आती है, लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन आती है, उससे हम देखेंगे।
6 एग्जाम्पल में मैंने ये पेरेंट चेन क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड है। 7 में स्ट्रेट क्यों ली, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर 5 है और मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, इसमें कार्बन 4 ही आ रहे हैं। 8 में मैंने सीधी वाली चेन क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि कार्बन का नंबर 5 था, मल्टीपल बॉन्ड 2 थे, ईन की प्रायोरिटी आइन से ज्यादा होती है, ये आइन है ये ईन है। 9 में मैंने ये पेरेंट चेन जिसमें आइन भी आ रहा है, इसे क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इसके अंदर कार्बन का नंबर जो है वो ज्यादा आ रहा है, सीधे में कार्बन 5 आ रहा है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाली चेन में कार्बन का नंबर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। 10 और 11 दोनों एल्केन के एग्जाम्पल है। एल्केन में कैसे देखते हैं, पहले देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब सब जगह कार्बन का नंबर आइडेंटिकल हो, बराबर हो, तो हम क्या देखते हैं, साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन करते हैं, जो कि अभी हमने किया। पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई। अब इसके बाद बच्चों हम लोगों को करना होता है नंबरिंग। नंबरिंग के बाद होती है नेमिंग। तो पहले नंबरिंग देखते हैं। नंबरिंग करते वक्त हमें नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिधर से लोवेस्ट पोजीशन दिया जा सके। किसको, इसमें भी प्रायोरिटी है। सबसे पहले लोवेस्ट पोजीशन देना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको देनी होती है, मल्टीपल बॉन्ड को, यानी एल्कीन एल्काइन को। सब्स्टिट्यूएंट को उसके बाद देते हैं, यानी कि उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आ रहा है, जिसको लोअर नंबर मिल रहा है। और जब सब चीजें आइडेंटिकल हो, राइट साइड लेफ्ट साइड से, आइडेंटिकल का मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बराबर आ रहे हो, उनकी पोजीशंस भी आइडेंटिकल आ रही हो, तो फिर हम क्या देखेंगे, अल्फाबेट कंसीडर करेंगे। चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं। इसमें पेरेंट चेन सेलेक्टेड है ऑलरेडी, ये है। नंबरिंग हम इधर से करेंगे बच्चों, क्योंकि इधर से SO3H2 पर आ रहा है। SO3H यानी सल्फोनिक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स जो नाम लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, सल्फोनिक एसिड। मैं अभी नाम लिखना नहीं बता रही हूं, अभी नंबरिंग बता रही हूं। इसी तरह से इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, कई बार बच्चे गलती करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग कर देते हैं। जबकि मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पे सल्फोनिक आएगा, और इधर से करेंगे तो 2 पे सल्फोनिक आ जाएगा। यहां ये डाउट नहीं होना चाहिए मैंने ये चेन क्यों सेलेक्ट की। अभी अभी पढ़ाया था कि मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये मल्टीपल बॉन्ड आ गया। इसके 3 पर इथाइल लगा हुआ है। इथाइल CH2CH3 को क्या कहते हैं बच्चों, इथाइल कहते हैं। अब जरा देखिए इसको, थर्ड एग्जाम्पल को, कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट चेन बनी है, उसमें डबल बॉन्ड लगा है। अब अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को बेटा 2 पोजीशन मिल रहा है, 2 पोजीशन। लेकिन इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को 5 पोजीशन मिलेगा। अब जब मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो फिर ये देखते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड को किस तरफ से लोअर पोजीशन मिल रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। इसी तरह से 4 पे आ जाओ। अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है मिथाइल, और अगर इधर से नंबरिंग करें तो 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं। तो नंबरिंग उधर से करनी है जिधर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आ रहे हों, नजदीक आ रहे हों। इधर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2। इधर कितना है, सिर्फ 1। ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किधर है, इस तरफ, तो यहां पर हमने इसको पोजीशन दिया 2। इधर भी 2 पोजीशन आ रही थी, इधर भी 2 आ रही थी, लेकिन यहां 2 पोजीशन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे। 5वां देखते हैं। 5th एग्जाम्पल में इधर से 2 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से 2 पोजीशन पे 1 ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो बेटा नंबरिंग इधर से होगी जिधर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। क्लियर। अब आते हैं 6th एग्जाम्पल। 6th एग्जाम्पल पर इधर से 2 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से 2 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट है। ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है। अब दोनों तरफ से आइडेंटिकल कंडीशंस है, इधर से 1 सब्स्टिट्यूएंट, उधर से 1 सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 2 पोजीशन, उधर से 2 पोजीशन, तो अल्फाबेट कंसीडर करोगे। मैंने यह अल्फाबेट कंसीडर किया। और अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा तो ब्रोमो कम फर्स्ट। ब्रोमो, अल्फाबेट मतलब समझते हैं ना, ब्रोमो क्लोरो से, ब्रोमो का बी क्लोरो के सी से पहले आएगा, इसलिए नंबरिंग उधर से की जाएगी। लेकिन कब, अल्फाबेट कंसीडरेशन सबसे लास्ट में होता है। कई बार स्टूडेंट इसको पहले ही देखने लग जाते हैं, नहीं, जब सब तरफ से कंडीशंस आइडेंटिकल होगी तभी हम ऐसा देखेंगे। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। यानी मैं कहना चाहती हूं, मैं पढ़ाने जा रही हूं आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नोमेनक्लेचर। एल्केन में हम लोग ने ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ये रहा, सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन। मैं नेमिंग भी सिखा रही हूं। नेमिंग हम अल्फाबेट ऑर्डर में करते हैं हमेशा, पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट चेन सेलेक्ट ये हो गई। अब हमने नंबरिंग की, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आ रहा है। अब बेटा आप ये देखोगे, ये हेक्स रूट वर्ड आ गया। इसके 3 पे कौन लगा है, मिथाइल। ये देखिए मिथाइल है। ये नाम लिखते वक्त हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को यानी प्रेफिक्स को पहले लिखते हैं, रूट वर्ड को बाद में लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स को बाद में लिखते हैं। यानी ये आएगा 3 मिथाइल।
अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैंने 3 किसकी पोजीशन लिखी है? मिथाइल की। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिख के डैश लगाना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल बना दें आप। 3 मिथाइल हेक्स, हेक्स के बाद रूट वर्ड, क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो हेक्सेन, ये दीजिए आप, ये पूरा नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट की तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किसी भी पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लो आप। 5 कार्बन वाली पेरेंट चेन होगी जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब बेटा ये तो मिथाइल है, ये इथाइल है। नेमिंग में अल्फाबेट ऑर्डर देखा जाता है, पहले इथाइल आएगा क्योंकि ई पहले आता है एम से, ये बात ध्यान रखनी है। जब भी किसी पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर ले, नंबरिंग कर ले, नेमिंग हमेशा अल्फाबेट ऑर्डर में होगी। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नियर बाय आ रहा होगा। तो बच्चों 2 पर मिथाइल आ रहा है, 3 पे इथाइल आ रहा है, क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? मिथाइल या इथाइल? पहले लिखेंगे इथाइल, यानी कि 3 इथाइल 2 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम इन मेन चेन? 5, तो पेंटेन। आगे किसी में भी स्पेस नहीं देना आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है, पीछे आप स्ट्रेट लिखते जाए नाम को। बस ये ध्यान रखना है, पोजीशन देने के बाद डैश लगाएं, डैश लगाने के बाद उसको पूरा लिखें। हर एक जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा उसकी पोजीशन लिख के, यानी कि प्रेफिक्स की जो पोजीशन है वो पोजीशन लिख के प्रेफिक्स का नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद उसका कंप्लीट नेम लिखेंगे। अब यहां देखिए आप, नंबरिंग हम इधर से करें जिधर से जल्दी आ रहा हो सब्स्टिट्यूएंट। इधर से 3 पे आ रहा है, इधर से 2 पे आ रहा है, लेकिन लिखने में ब्रोमो पहले आएगा क्योंकि ब्रोमो का बी पहले आता है। ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। क्लियर? अब इधर आ जाते हैं। यहां मैं ये बताना चाह रही हूं कि अगर कोई एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ रहा हो मेन चेन पर, तो उसके लिए कुछ न्यूमेरल प्रेफिक्स काम में लिए जाते हैं। एक के लिए कोई न्यूमेरल प्रेफिक्स नहीं लिया जाता, लेकिन 2 के लिए डाई, डाई यानी 2 बार, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, यानी वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो डाई यूज में लिया जाता है। अब जरा देखो, इसमें नंबरिंग इधर से इसलिए की है क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं। ये दोनों क्लोरो हैं बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा हो तो उसकी रिपीट करती हुई पोजीशन अपने को लिखनी है। अगर वो एक ही पोजीशन पे आ रहा है बार बार तो भी, तो हम लिखेंगे 2,2। क्लोरो कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो डाई क्लोरो। क्लोरो कितनी बार है? 2 बार। डाई उसका न्यूमेरल प्रीफिक्स है। कौन आ रहा है 2 बार? क्लोरो, डाई क्लोरो। 5 मिथाइल, 5 पर कौन आ रहा है? मिथाइल और हेक्सेन। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेट को क्लियर करने का एक सिंपल ट्रिक है। जो मेन चेन होती है वहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट लिखे होते हैं ना, उनके नाम वही लिख लिया करो। जैसे ये कौन है? क्लोरो है, तो इसका अल्फाबेट मुझे पता चल गया सी है। ये कौन है? मिथाइल, तो मैंने यहां मिथाइल लिख दिया, तो मुझे इसका अल्फाबेट पता चल गया एम है। मुझे पता है सी के बाद एम आएगा। ठीक, नो डाउट क्लोरो 2 बार आ रहा है तो डाई उसका न्यूमेरल प्रीफिक्स है। अच्छा, यहां आपको कंफ्यूजन रह सकता है कि डाई का डी मैम ने स्मॉल बना दिया। फर्स्ट लेटर स्मॉल हो या कैपिटल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बुकिश लैंग्वेज अगर बुक्स वगैरह को देखेंगे आप तो फर्स्ट लेटर स्मॉल भी बनाया गया हुआ है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में कोई गलती नहीं होगी, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अब आते हैं हम लोग एल्कीन एल्काइन के नॉमेनक्लेचर पर। एल्कीन एल्काइन में 2 कार्बन की सबसे छोटी एल्कीन है। पहला होमोलॉग जो एल्कीन सीरीज का है वो कौन है बच्चों? इथीन है, इथीन। तो एथीन, एथ रूट वर्ड है, इन प्राइमरी सफिक्स है। ये कौन है? 1 2 3 प्रॉप इन। क्या मुझे प्रॉप 1 लिखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि डबल बॉन्ड 1 पे ही होगा, कार्बन की चेन 3 की है। लेकिन यहां पर थर्ड एग्जाम्पल में बिकॉज कार्बन की चेन 4 वाली है तो इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल सकती है। तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4, तो हमने लिखा ब्यूट। कितने पर आ रहा है? इन। 2 पर, तो 2 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। इसको देखिए आप, 1 2 3 4, इट इज ब्यूट 1 इन। अच्छा, एक कभी कभी डाउट आ जाता है ब्यूटा क्यों नहीं लिखा, एल्का कब लगाते हैं? बच्चों यहां पर ब्यूटा नहीं लिखा, ए नहीं आया है। उसका रीजन ये है कि आगे वाला ई वॉवेल है, इसलिए ब्यूटा का ए हटा दिया पहले ही।
एल का होना चाहिए था लेकिन ए हटा दिया है। जब आगे कोई वोवेल हो तो पीछे वाला वोवेल हटा दिया जाता है। लेकिन जरा इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, डाइईन है ये। जब डाइन हो या ट्राइन हो तो हम एल्क काम में नहीं लेते, हम एल्का काम में लेते हैं। मतलब इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे बनाएंगे, एल्का डाइईन, एल्का डाइन। यहां पर 4 कार्बन है तो हमने लिया ब्यूटा 1 2 3 यानी 1 3। कितने ईन है, 2, तो डाइईन। अच्छा, अब यहां ब्यूटा क्यों काम में लिया, ब्यूटा ऊपर काम में क्यों नहीं लिया? अगर हम यहां ब्यूटा लेते तो ए और ई आमने सामने आते, 2 वोवेल, तो ए को हटा दिया गया। लेकिन जब यहां ब्यूटा काम में लिया तो ए और ई को डाई यानी कॉन्सोनेंट आ चुका है, तो आप ब्यूटा लिखें एल्का डाइन। डाइन जब भी आएगी आपको एल्का डाइन, एल्का लिखना है। और जब ईन आएगी तो आपको लिखनी है एल्कईन। एल्काइन आ रही है तो आप लिखोगे एल्कआइन। क्लियर? लेकिन अगर डाई ईन आ जाए तो एल्का, डाई आइन आ जाए तो एल्का। अब ये देखिए, इसमें अब सवाल ये है कि हम नंबरिंग किधर से करें। इधर डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बराबर पोजीशन मिल रही हो तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से करो। क्यों? क्योंकि इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है इन से। 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन 3 आइन। अच्छा, अब यह डाउट रह सकता है, ये डाउट हो सकता है मैंने इन का ई क्यों हटा दिया, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आइन का वोवेल साउंड है, आइन वाई से स्टार्टेड है, लेकिन वोवेल साउंड आने के कारण इससे पहले का वोवेल ई हटा देंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन। अच्छा, क्या 1 और 3 पोजीशन देना जरूरी है? ऑब्वियस है बेटा, 4 कार्बन की चेन है तो डबल बॉन्ड यहां और ट्रिपल बॉन्ड वहां के अलावा कहीं नहीं लगा सकते आप। यानी डबल बॉन्ड 1 पर रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 3 पर रहेगा। तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ब्यूट इनाइन। आप इसको और क्या लिख सकते हो, ब्यूटीनाइन। ये देखिए आप। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में मेन चेन 2 डबल बॉन्ड वाली होगी, ये वाली स्ट्रेट वाली, और वही नंबरिंग 1 2 3 4 5। 3 पे कौन मिल गया, इथाइल, कि तो नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल पेंटा। पेंट नहीं लिया है, पेंटा। क्यों लिया है पेंटा, डाइईन है क्योंकि वो पेंटा 1,4 डाइईन। पेंटा 1,4 डाइईन। इसी तरह से अब इसको देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन चेन है। नंबरिंग इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड को 1 2 3 4, यानी डबल बॉन्ड को 1 के बाद 4 नंबर मिल रहा है। और अगर मैं नंबरिंग इधर से करूंगी 1 2 3 तो डबल बॉन्ड को 1 के बाद 3 नंबर मिल रहा है। बेटा लोवेस्ट लॉक-इन रूल के अकॉर्डिंग काम करना है, लोवेस्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग काम करना है। हमें नंबरिंग राइट साइड से करनी होगी क्योंकि उधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिल रहा है, अगले मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या क्या आ गई, 1 3 6। देखिए 1 3 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टा 1,3,6 ट्राइईन। वापस मैंने हेप्टा काम में लिया, हेप्ट काम में नहीं लिया। हेप्ट क्यों नहीं काम में लिया, सुने अच्छे से। हेप्टा यूज में ले ए और ये कॉन्सोनेंट, आप हेप्टा काम में लोगे। एल्का डाइन, एल्का ट्राइन, एल्का पोलीन के लिए आप ये काम में लेंगे। 9 नंबर, दिस इज द फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एल्काइन सीरीज, इथाइन। क्या बोलेंगे, इथाइन। इथाइन एल्काइन सीरीज का पहला होमोलॉग। अच्छा, इथाइन का कॉमन नेम भी बता दूं मैं आपको, याद रखना, कई बार कॉमन नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। इथाइन का कॉमन नेम एसिटिलीन है और एथीन का कॉमन नेम इथाइलीन है। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं ना, ये कॉमन नेम है। एथीन क्योंकि 2 कार्बन है तो एथीन, प्रोपीन, ठीक है, लेकिन इथाइलीन उसका कॉमन नेम होगा। इसी तरह से एसिटिलीन जो है वो इथाइन का कॉमन नेम है। इसी तरह से 1 2 3 4, ये कौन हो गई, ब्यूट 1 आइन। नंबरिंग यहां से करेंगे, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी आ रहा होगा तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। तो इस तरह से सिंपल है ये, दीज आर सिंपल एग्जांपल ऑफ एल्केन, सिंपल एग्जांपल ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन।
जिसमें आप केवल ये ध्यान रखें एल्केन में तो मेन चेन ज्यादा कार्बन की होनी चाहिए, बराबर अगर कार्बन सब जगह आ रहे हो तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। एल्केन में नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नियर बाय आ रहा होगा। नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग में हमेशा अल्फाबेट ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा। एल्किन एल्काइन में नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी आ रहा होगा। पहले हम लिखेंगे एल्क या एल्का, जिसका भी यूज करना है आपको, और उसके बाद फिर लिखेंगे ईन। एल्क है तो ईन, एल्क, आइन, अगर ईन आइन एक एक है तो, और अगर मल्टीपल है तो कब एल का यूज में लेना है, मैंने वोवेल का कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है। बच्चों नेमिंग में हम लोग एक बात और ध्यान देंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग भी हमें अच्छे से आनी चाहिए। जैसे हम लोग अभी तक यूज में लिए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्रोमो, क्लोरो, यहां तक तो ठीक है चलता है। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट दो टाइप के हो जाते हैं। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों होते हैं। जैसे सिंपल एल्काइल चेन हो, अगर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, स्ट्रेट चेन जो है, तब तक तो वो सिंपल माना जाएगा। लेकिन अगर ब्रांच पर फिर एक ब्रांच आ जाए, यानी ब्रांच फिर से ब्रांच्ड हो जाए, ब्रांच सब्स्टिट्यूटेड हो जाए, यानी ब्रांच पे फिर से और छोटी छोटी ब्रांचें आ जाए, तो वो सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। जैसे हमने मेन चेन ले ली, एक सेलेक्ट हो गई मेन चेन हमारी। मेन चेन सेलेक्ट होने के बाद जो साइड चेन अगर CH3 है तो हम मिथाइल बोलते हैं। मिथाइल एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, इसका अल्फाबेट M होगा। इसी तरह से इथाइल है तो उसका सिंपल अल्फाबेट ई होगा, प्रोपाइल है तो उसका पी हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इथाइल के पहले एच को हटा के मिथाइल लगा दिया, यानी मैंने इथाइल पर ब्रांचिंग कर दी है, मिथाइल की ब्रांच पर ब्रांच हो गई है, ब्रांच के ऊपर सब ब्रांच हो गई है, तो सब ब्रांच का नाम हमेशा पहले आएगा। हमेशा ध्यान रखना, मेन चेन से हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन द्वारा जुड़ा होगा वो उसकी खुद की कार्बन चेन का पहला फर्स्ट कार्बन होगा, नंबर 1 कार्बन होगा। नंबर 1 2, यानी इसमें 2 कार्बन की चेन है, 1 2 1 2। 1 पर मिथाइल होने के कारण हम लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम अल्फाबेट M होगा। अच्छा एक बात और बता दे, 1 मिथाइल इथाइल का दूसरा नाम आइसोप्रोपाइल है, जो कि कॉमन नेम भी है, आपको ध्यान रखना है। आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये कुछ ऐसे नाम है जो आपको पता होने चाहिए, आगे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। अगला एग्जांपल देखिए, मैंने एक नोट लिखा है, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट कार्बन बाय विच इट अटैच्ड ऑन मेन चेन। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग उस कार्बन से करते हैं जहां वो मेन चेन से जुड़ा होता है। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, इसके दूसरे पे ब्रांच लग गई है, सब ब्रांच यानी कि ब्रांच तो ये खुद है ही, प्रोपाइल ब्रांच है और उस पर सब ब्रांच है मिथाइल की। मैंने बोला सब ब्रांच पहले आता है नाम में, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल है मेन चेन। इसका बेटा कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटाइल। इसके अंदर देखिए आइसो ग्रुप पाया जा रहा है, इस ग्रुप को आइसो ग्रुप कहते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूं व्हाट इज आइसो ग्रुप। CH पे 2 CH3 लग रहे हो तो इस ग्रुप को आइसो ग्रुप कहा जाता है, आइसो ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आइसोप्रोपाइल होता है, बाद में आइसोब्यूटाइल होता है। अब ये देखिए, इसी प्रोपाइल की मेन चेन में मैंने मिथाइल को 1 पे लगा दिया, तो व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन आइसोब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल कभी आ जाए। अगर आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या डिफरेंस है, प्रोपाइल की मेन चेन पे 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है तो आइसोब्यूटाइल, और अगर उसके 1 पर मिथाइल है यानी 1 मिथाइल प्रोपाइल, तो जो नाम हो जाएगा वो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन आइसोब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल इज, आइसोब्यूटाइल में 3 कार्बन की चेन के 2 पर मिथाइल होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल में 3 कार्बन की चेन के फर्स्ट पर मिथाइल होता है। तो ये कॉमन नेम भी आपको ध्यान रखने। इसी तरह से देखिए मेन चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर हाल में मेन चेन 3 कार्बन की है, यानी ब्रांच 3 कार्बन की है, उस पर सब ब्रांच लगी है 2 मिथाइल। कितने पर लगे हैं, 2 पर। नाम क्या हो गया, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा इस नाम की शुरुआत कहां से हो रही है, इसका अल्फाबेट कौन है, इसका अल्फाबेट डी होगा। ऐसा नहीं कि आप एम कर दे, यहां बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम डाई, ट्राई, टेट्रा किसी भी न्यूमेरल प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रहा हो, वही उसका अल्फाबेट कंसीडर किया जाएगा। यानी अगर इसका नाम डाई मिथाइल प्रोपाइल है तो इसका अल्फाबेट भी डी होगा। ये देखिए मैंने डी लिखा हुआ है। अब आते हैं, इसी का कॉमन नेम नियोपेंटाइल है। ये ग्रुप बेटा नियोपेंटाइल ग्रुप होता है, एक कार्बन जिस पर 3 CH3 और एक CH2, नियोपेंटाइल, आपको याद रखना होगा। अब आते हैं, एक कार्बन पर 3 CH3 लगे हैं,
क्या इसका नाम ट्राई मिथाइल मिथाइल हो जाएगा? ना, इसकी मेन चेन 2 कार्बन की है, देखो इथाइल। इथाइल के 1 पर 2 मिथाइल लगे हैं, यानी ब्रांच तो है इथाइल, सब ब्रांच है 2 मिथाइल, तो हम नाम लिखेंगे 1,1,1,1 डाई मिथाइल इथाइल। अच्छा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, हम इथाइल क्यों बोल रहे हैं, हम इथाइल क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, मिथाइल तो उसकी सब ब्रांच है, इथाइल उसकी मेन ब्रांच है। इथाइल के ऊपर मिथाइल लगे हैं, सब ब्रांच का नाम पहले आता है, तो हम बोल देंगे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। इथाइल उसकी मेन ब्रांच है। अब अल्फाबेट क्या होगा? डी, क्योंकि नाम की शुरुआत कहां से हो रही है? डी से हो रही है। तो बच्चों, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। यहां पर ये वाला पॉइंट आपके काम आएगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नंबरिंग वहां से होती है जहां से वो मेन चेन से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला कि अगर हमारी ब्रांच है तो ब्रांच पे कोई सब ब्रांच लगी है तो सब ब्रांच पहले आएगी। अब जरा देखिए, यहां पर ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। इस एग्जाम्पल में मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की मेन चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, इसलिए स्ट्रेट चेन मेन चेन होगी। तो अब इसमें मिथाइल तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, लेकिन ये कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे देंगे हम? पहले इसका नाम देते हैं। 1 2 3, इसकी मेन चेन प्रोपाइल के 2 पर मिथाइल आ गया, तो इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम मैं लिख रही हूं 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नेम हो गया। इसका अल्फाबेट भी एम होगा, इसका अल्फाबेट भी एम होगा। लेकिन अब डिक्शनरी के रूल के अकॉर्डिंग मिथाइल प्रोपाइल बाद में आएगा, मिथाइल पहले आएगा, नो डाउट। अब मैंने अगला रूल लिखा है, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन ब्रैकेट। यानी जब मैं इसका आईयूपीसी नाम लिखूंगी तो पहले तो नंबरिंग कर देते हैं बच्चों, इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब मैं इसका नाम लिखूंगी तो हम नाम इसका कैसे लिखेंगे? हम नाम में पहले तो लिख देंगे 2 मिथाइल। अब 5 के ऊपर ब्रैकेट बनाओगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? क्या ऐसा कोई रूल है? कुछ भी नहीं है, केवल सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से थोड़ा सा अलग बताने के लिए हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज्ड, मेन चेन 9 कार्बन, नोनेन। मेन चेन में 9 कार्बन है तो नोनेन इसका नाम हो गया। तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा है, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन ब्रैकेट। जस्ट नाम को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया गया है बेटा। और मिथाइल प्रोपाइल में मिथाइल पहले आएगा डिक्शनरी के रूल के अकॉर्डिंग, मिथाइल प्रोपाइल से। अब यहां पर आओ, न्यूमेरल प्रीफिक्स डाई ट्राई एटसेट्रा आर नॉट यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो फिर क्या काम में लेते हैं? 2 बार के लिए, अगर 2 बार आ गया तो क्या काम में लेंगे? डाई नहीं लेंगे तो अगर 2 बार आ गया तो बिस काम में लेंगे, बिस BIS। 3 बार आ गया तो ट्रिस लेंगे, 4 बार आ गया तो टेट्राकिस, 5 बार आ गया तो पेंटाकिस, 6 बार आ गया तो हेक्साकिस। इस तरीके से चलता रहेगा। कैसे? चलो अप्लाई करते हैं। इसके अंदर पूरी जो कार्बन चेन है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की मेन चेन है। इस 9 कार्बन की मेन चेन के अंदर ये क्लोरो है, ये क्लोरो है, क्लोरो का अल्फाबेट C होगा। लेकिन ये जो मेन चेन है, इससे ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो इथाइल। नामों को आसान बनाने के लिए वहां जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट के नाम पहले वहीं रख दिया करो, ताकि उससे इसका अल्फाबेट क्लियर हो जाए। अल्फाबेट C आ रहा है, इसका अल्फाबेट भी C आ रहा है। अब बच्चों, ये जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है 2 बार आ रहा है, तो आप इसके लिए डाई ले सकते हो काम में। यानी कि अब मैं इसका नाम लिखने जा रही हूं, पहले मैं नंबरिंग कर दूं। नंबरिंग कैसे भी करें, 1 2 3 4 5 आइडेंटिकल है दोनों तरफ से। क्वेश्चन है इसकी क्लोरो इथाइल पहले आएगा या क्लोरो? तो डिक्शनरी के रूल के अकॉर्डिंग क्लोरो पहले आएगा। अब हम देखते हैं 2, इसका नाम मैं लिखने जा रही हूं 2,8 डाई क्लोरो। क्लोरो के आगे तो मैंने डाई लगा दिया न्यूमेरल प्रीफिक्स, क्योंकि क्लोरो एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अब मैं देखो, ये जो क्लोरो इथाइल है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ये 2 बार आ रहा है, तो क्या मैं डाई काम में लूंगी? नहीं, बिस काम में लेंगे। बिस पोजीशन लिखते हुए 5,5 बिस, बिस यानी 2 बार, बिस यानी 2 बार, ब्रैकेट क्लोज्ड, 1 क्लोरो इथाइल, यानी बिस। क्लोरो के लिए डाई लिया क्योंकि वो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, 1 क्लोरो इथाइल के लिए बिस लिया, बिस यानी वो 2 बार आ रहा है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए हम डाई काम में नहीं ले रहे, बिस काम में ले रहे हैं। अगर आपने डाई लिख दिया तो कोई आंसर गलत हो जाएगा, सवाल का जो जवाब है वो गलत हो जाएगा। तो बिस 1 क्लोरो इथाइल और फिर पूरा मेन चेन कितनी है? 9 कार्बन की, तो ये हमने लिख दिया है यहाँ नोनेन। तो क्लोरो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट था,
इसलिए हमने उसके लिए डाई न्यूमेरल प्रीफिक्स काम में लिया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के लिए हम न्यूमेरल प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा काम में नहीं लेते, हम काम में लेते हैं बिस, ट्रिस, टेट्रा केस, इस तरह से, और ऐसे हम लोग नेम कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे एल्केन अपना पूरा हो गया सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के साथ एंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ। बेटा आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम्स को डिराइव कराना आना चाहिए, बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी खुद की एक मेन चेन सेलेक्ट करोगे और उसके बाद उसके ऊपर साइड चेनें देखोगे, उसकी जो साइड चेन है उनके नाम आप पहले लिख दोगे, फिर जो मेन जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो मेन चेन है, प्रोपाइल है या ब्यूटाइल है या पेंटाइल है, उसको आप बाद में लिख दोगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से होती है जहां से वो किसी भी मेन चेन से जुड़ा होता है।